Assalamu alaikum dear students. So I am here with lecture number 2 of your current electricity, and in lecture 1 we have discussed the first question there, that's what's current, drift velocity, find relation between current and drift velocity. ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो हमें डिस्कस करना है इसमें, दैट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, and this question we have already discussed. So we have to discuss Ohm's law, देन VI कर्व, इसमें रेजिस्टेंस रो एल बाई, देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये सारा कनेक्टेड टॉपिक है, ये एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे. और उसके साथ ये एक न्यूमेरिकल आता है आपके बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स का, दैट इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस. तो ये क्वेश्चंस तो जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 2 में. फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, दैट वी विल डिस्कस ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर किरचॉफ्स लॉज एंड देन व्हीटस्टोन ब्रिज. एंड सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द हेडिंग दैट्स ओम्स लॉ है. ठीक है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन के लिए हम जो लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वहाँ हम कुछ चीज़ें डिराइव कर चुके हैं, तो वहीं से हम फिर ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे. बट पहले आप ये चीज़ देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. दैट इज, देखिए आप, मैंने आपके साथ परसों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 2 एक्सप्रेशंस आपके साथ डिस्कस की लेक्चर नंबर फर्स्ट में. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक्सप्रेशन नंबर 1 जो हमने डिराइव किया, दैट इज J by NE. ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, J by NE. सो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1 फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर J इज करंट डेंसिटी, N इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड ऑल्सो दूसरा अल्टरनेटिव डेरिवेशन भी मैंने आपको दिखाया, दैट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज E by M इनटू टाउ, where tau is called as relaxation time, जो मैंने डिफाइन किया, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन वक्त गुजारता है उसको रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कहते हैं. बट पूरे कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स का हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेके चलते हैं, तो उसका आप ख्याल रखिए. तो ये वही है, एवरेज हम इसमें लेके चलेंगे. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपका या तो J by NE है, या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का आपके पास है, दैट्स E by M into tau. So these are the 2 derivations which we have already discussed in our lecture number first. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके बराबर भी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके बराबर. सो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन 2 इक्वेशन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड दोनों VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देयरफॉर राइट हैंड साइड शुड बी आल्सो इक्वल. इट इज J by NE is equal to, it is E by M into tau, where tau is called as the relaxation time. Now, तो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर थे इसमें, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल मैंने कर दिए. तो विच फर्दर इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूं J इज इक्वल ये NE में क्रॉस करूंगा इधर, तो ये बनेगा NE स्क्वायर E टाउ डिवाइडेड बाय M. तो क्या हुआ, NE ऊपर गया, पहले E एक E था तो NE स्क्वायर, और फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम इसको एक बार अरेंज करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं उसको NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M. मैंने टाउ आगे लिया, मल्टीप्लाइड बाय E मैंने पीछे लिया. दिस इज ओनली अरेंजमेंट और नया कुछ नहीं. तो ये एक इक्वेशन आपके पास जो है अब डेवलप हुई, फाइनल इक्वेशन, दैट इज J इज इक्वल NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M into that strength of electric field. Now here in this equation what is important is that at a particular temperature, at a particular temperature, अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें T, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई मैंने लिखा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप मुझे बोलिए N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इट इज कांस्टेंट. अगर आपके पास कंडक्टर इन्वॉल्व कॉपर का है तो कांस्टेंट है, अगर सिल्वर है, अगर आयरन है, आपका एल्युमिनियम है, कोई भी कंडक्टर है तो N इज कांस्टेंट. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दुनिया को पता है, इट इज कांस्टेंट. M mass of electron is also constant, and tau is relaxation time. Relaxation time is constant only at a particular temperature. तो इसलिए मैंने लिखा at a particular temperature tau is also constant. Relaxation time is also constant. This is very important.
तो अगर आपसे कोई पूछे इस इक्वेशन में n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल की खसलत है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, टाउ भी फिक्स्ड है सर, बट उसके लिए एक कंडीशन है दैट इज टेंपरेचर शुड बी फिक्स्ड। अगर आप टेंपरेचर चेंज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, वो कैसे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही लिखूं, एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर T टाउ इज कांस्टेंट। अब अगर टाउ भी कांस्टेंट है तो n भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, बट टाउ कांस्टेंट है एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। सो आई कैन राइट J इज इक्वल, इस पूरे के बदले ये जो सारा मेरा यहां पे ये जो इक्वेशन है n e स्क्वायर टाउ बाय m, इसके बदले में सिग्मा लिखूं ए कांस्टेंट, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो यहां जो सिग्मा है यही बराबर है इस कांस्टेंट के बराबर, दैट्स n e स्क्वायर टाउ बाय m, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो इसको हम कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आपसे कोई पूछे कंडक्टिविटी किसके बराबर है, एक कंडक्टर का कंडक्टिविटी किसके बराबर है, तो आप याद रखिए इट इज n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m, वेयर n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम व्हिच इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर ओनली, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस इक्वेशन, एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारा कांस्टेंट है और इसको हमने इक्वेट किया तो कांस्टेंट सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द सिंबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। एंड वी हैव a very important equation in physics, that is J is equal to sigma E, where J is called as current density, sigma is called as conductivity, and E is called as strength of electric field, and this equation is called as basic equation of current electricity. We call this equation as basic equation of current electricity. तो ये बुनियादी equation है of current electricity. तो अगर आपसे कोई पूछे कि J इज इक्वल सिग्मा ई, आपके बोर्ड में अलग 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन J इज इक्वल सिग्मा ई। तो अगर मैं यहां पे आप लिखूं इस हेडिंग, इसकी हेडिंग हम यहां टॉप पे लिख दें, दैट इट इज डिराइवेशन ऑफ एन इक्वेशन, डेराइवेशन ऑफ एन इक्वेशन दैट इज J इज इक्वल सिग्मा ई हमें डेराइव करना था। तो हमने कैसे इसको डेराइव किया, हमने कैसे इसको अचीव किया, दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो हमने लिखा दैट वी हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज J बाय NE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस मच फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड शुड बी। तो अरेंज करके मैंने बोला एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर टाउ इज आल्सो कांस्टेंट, n तो कांस्टेंट है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई J इज इक्वल सिग्मा ई, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू डिराइव दिस इक्वेशन J इज इक्वल सिग्मा ई, वेयर J इज इक्वल सिग्मा ई इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिक इक्वेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, बुनियादी इक्वेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे हम फिर ओहम्स लॉ को भी डिराइव करते हैं। तो एक्चुअली ओहम्स लॉ का जो ओरिजिनल शेप है वो यही है, J इज इक्वल सिग्मा ई, बट फर्दर हम इसको फिर आगे खींच के जो है वो इक्वेशन डिराइव करते हैं जो आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो, दैट इज V इज इक्वल IR। तो J इज इक्वल सिग्मा ई इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, इट्स अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें यह भी पता चला यहाँ पे कि कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर होता है न्यूमेरिकली n स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m। अब अगर आप इसमें ऐड करोगे एक चीज, जो ये कंडक्टिविटी आपने निकाला दैट इज n e स्क्वायर, इट इज n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m, जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, डिवाइडेड बाय m। वी कॉल दिस एज कंडक्टिविटी, हम इसको कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो इस कंडक्टिविटी का जो इनवर्स होता है, इस कंडक्टिविटी का जो इनवर्स होता है, तो अगर हम इसका इनवर्स ले दैट इज 1 बाय रो, सॉरी, तो अब कंडक्टिविटी का अगर हम इनवर्स लेते हैं दैट इज 1 बाय कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो यहां से और एक वेरिएबल हमने डेवलप किया दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, resistivity of a conductor। तो resistivity is defined as inverse of conductivity, inverse of conductivity is called as resistivity। और अगर आपसे कोई पूछे कि resistivity किसके बराबर है न्यूमेरिकली, तो आप बोल सकते हो इट इज n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m का इनवर्स है। तो इसको हम इनवर्स लेके चलते हैं तो m ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर and then multiplied by tau. So this is called as resistivity of a conductor। तो हमारे पास अब कंडक्टिविटी का भी मॉलिक्यूलर लेवल की इक्वेशन है कि कंडक्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करता है, और इसका इनवर्स जो है वो हम रेजिस्टिविटी जो है कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे है, तो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया दैट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आस्क्ड लाइक दिस इन बोर्ड एग्जाम, दैट डिराइव द इक्वेशन J is equal sigma E, where variables have their meaning, J is current density, sigma is conductivity and is electric field, and we used to derive it like this। और फिर यहाँ पे कंडक्टिविटी
जैसी टर्म आई और इसका इन्वर्स मैंने बोल दिया आपको, इसका इन्वर्स रेजिस्टिविटी कहलाता है, जो यहाँ पे न्यूमेरिकली जो कंडक्टिविटी है उसके इन्वर्स में, तो अगर कंडक्टिविटी एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम है तो इसका इन्वर्स रेजिस्टिविटी हो गया एम बाय एन स्क्वायर टाउ। अब व्हाट इज ट्रू अबाउट रिलैक्सेशन टाइम, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में रिलैक्सेशन टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका सिंबल टाउ है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए जब हमने परसों कंडक्टर बनाया तो मैंने आपको दिखाया कि कंडक्टर में एटम्स है, तो ये एटम्स हमने व्हाइट डॉट से बनाए थे, इधर ये एटम्स है जिसका कंडक्टर बना है, और उन्हीं एटम्स के बीच में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हिच आर फ्री, दैट्स व्हाई अ कंडक्टर इज अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो ये एटम्स थे और इनके बीच में मैंने परसों आपको ये जो येलो और डॉट्स दिखाए, दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फ्री टू मूव, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे, आपके रूम टेम्परेचर पे दे आर इन थर्मल एजिटेशन, ऐसे मैंने बोल दिया। बट फिर जब आपने सोर्स कनेक्ट किया तो दे हैव स्टार्टेड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे आपने ये कनेक्ट किया सोर्स के साथ, दिस इज प्लस माइनस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो यहाँ की तरफ आपके नेगेटिव से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ जो है इन पे डेवलप हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया। दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर इन बिटवीन ऑफ जो एटम्स के बीच बीच में गुजर के यहाँ पहुंचता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट अब अगर आप देखोगे, मैंने रिलैक्सेशन टाइम जब परसों आपके साथ डिस्कस किया तो मैंने बोला द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ हिट कर गया और हिट करके फिर वापस इसके साथ जब हिट किया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो वक्त गुजारता है, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। बट अगर अब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, को बढ़ा दोगे तो ये जो एटम्स है अपनी मेन पोजीशन पे ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ और अनइवन होता है और कोलिजन्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर पहले एटम्स अपनी प्लेस पे थे, इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड कर करके उनको जो जगह मिलती थी उसके बीच में से निकल के ड्रिफ्ट होते थे नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर। बट अब पाथ और अनइवन हुआ, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा, एटम्स ज्यादा अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे तो पाथ और अनसर्टन हो जाएगा, तो इसका मतलब कोलिजन्स का रेट बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है जो वो मैंने आपको बोला रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो और कम होगा क्योंकि और कोलिजन्स अब होंगे। और दैट इज हाउ वी रिलेट अ थिंग हियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं, जो हम क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि अगर एक क्लास खाली है और खाली क्लास में एक बच्चा और एक टीचर है, और टीचर अपने बच्चों को कहता है कि बाहर से एक पानी का गिलास लाओ, क्योंकि क्लास खाली है, वो दौड़ के जाएगा, कोई जो है कोई हिंड्रेंस नहीं है उसके पास में, कोई बच्चा और नहीं है, वो दौड़ के जाएगा, अपने हिसाब से पाथ लेगा और पानी का गिलास लाएगा इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, क्योंकि उसके पास जगह अवेलेबल है। बट अगर अब ये क्लास जैम पैकेट है स्टूडेंट से, और बीच में किसी स्टूडेंट को उठा के टीचर बोलता है कि आप उठ के पानी का गिलास बाहर से लाओ, तो उसको जो रास्ता बनाना पड़ेगा बच्चों के बीच बीच से निकल के कि इस बच्चे को इधर, इसको इधर, और फिर वो पानी का गिलास लाएगा, तो यहाँ पे उसका पाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि कोलिजन्स बार बार हो रहे हैं। बट तीसरा केस अब ये है कि अब अगर आप क्लासरूम पैकेट जैम पैकेट है और आपने किसी जो बीच में कोई बच्चा बैठा उसको बोलते हैं आप पानी का गिलास लाओ, और कोई बोलता है क्लास में बॉम्ब है, तो ये ऐसी बात हो गई कि जैसे उसको बोला गया पानी का गिलास लाओ और क्लास में किसी ने बोला बॉम्ब है, तो बच्चे जो है वो अपनी जगह से जो है ना वो मोशन डेवलप करेंगे, और उस बच्चे को जिसको पानी का गिलास लाने के लिए बोला गया उसका पाथ और अनसर्टन हो जाएगा। जो पाथ वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो अब उसमें भी बच्चे को पाएगा, और इसका ये मतलब है कोलिजन्स अब ज्यादा होंगे, इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम जिसमें वो रिलैक्स करके चल रहा था वो कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज द स्टोरी विद द कंडक्टर। तो वो क्लासरूम में जो बॉम्ब का काम है वही कंडक्टर में टेम्परेचर का काम है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एटम ज्यादा अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से मोर कोलिजन्स का मतलब ये है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। सो दैट इज एन
इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अगर टेंपरेचर आप बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। तो अब मैं यहां पे कुछ इक्वेशंस यहां पे लिखने जा रहा हूं जो आगे हमें फिर काम आएंगी। तो आपने सिग्मा पढ़ा, सिग्मा था बराबर NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m। तो ये आपने पढ़ा। अब आप देखिए अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया दैट इज अगर अब आप टेंपरेचर को बढ़ाते हैं कंडक्टर में, टेंपरेचर को चेंज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया कैसे। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो 1 बाय कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी आप जानते हो दैट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब आपने फिर से मैं यहां पे फिर से एक बार बोलता हूं कि अगर आप टेंपरेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर बढ़ जाएगी। सो दिस इज द फिजिक्स जो एक कंडक्टर में होती है टेंपरेचर बढ़ाने से। तो टेंपरेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ। अगर आप ये चीजें जानते हो तो आप फिर ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव से लेके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज का जो डिस्कशन था हमारा अभी तक जो मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दो इक्वेशन से हमने डेरिवेशन ली किसकी, दैट इज J इज इक्वल सिग्मा E वेयर द वेरिएबल्स हैव देयर मीनिंग। सिग्मा क्या होता है, दैट इज कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, जो मैंने यहां समझाया, इक्वेशन डेवलप करके दी। और फिर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि टेंपरेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिक्रीज होता है उसके लिए एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की। और जब टेंपरेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अब जो है अब है दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेरिवेशन ऑफ ओहम्स लॉ। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेरिवेशन ऑफ ओहम्स लॉ। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है दैट यू हैव टू डिराइव Ohm's law by the concepts which we have discussed earlier। जो अभी तक हमने डिस्कस किए, हमें Ohm's law को डिराइव करना है क्लास 12th में। तो Ohm's law डिराइव करने के लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं एक कंडक्टर लेता हूँ जिस कंडक्टर की लेंथ L है, जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इस कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट किया, जिसका पोटेंशियल जो है वो V है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड यू नो दैट कि ये पॉजिटिव जो है वायर से इधर शॉर्ट होगा और ये नेगेटिव इधर शॉर्ट होगा, एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा कंडक्टर के अंदर, और बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और फिर कंस्टिट्यूट होगी करंट, जो आप सब जानते हो। अब इस कंडक्टर में मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा वी हैव। देखो डेरिवेशन अब कितनी आसान होगी जब आप चीजें जानते हो। अगर आप याद रखोगे ना, सिर्फ याद रखोगे, तो एग्जाम में बिलीव मी फंस जाओगे यार, आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता, तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो याद करो, आपको कोई नहीं बोल रहा याद मत करो, बट ये चीजें जब आप ऐसे पढ़ते हो तो फिर उतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वी हैव J इज इक्वल सिग्मा ई। बिल्कुल सर, अभी आपने डिराइव किया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेसिक इक्वेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर J इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, यू नो दैट व्हाट इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, एंड E इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वी हैव हमारे पास, वी आल्सो हैव हमारे पास ये चीजें भी क्लियर है। सर क्या क्या चीज क्लियर है, आप मुझे बोलो। J होता है बराबर I बाई A, बिल्कुल सर आपने पढ़ाया। करंट डेंसिटी होता है बराबर जो करंट बाय एरिया होता है, तो ये करंट जो है यहां की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने आपको पहले एस्टैब्लिश करके दिया है, दैट करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, यही तो मैंने आपको परसों बोला करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू IA, वी नो दैट। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं, अभी आपने देखा दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, क्योंकि इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी या इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी एक दूसरे का जो है, अगर इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी आप लोगे तो वो कंडक्टिविटी देगा, और अगर इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी आप लोगे वो रेजिस्टिविटी देगा, ये भी आप जानते हो। आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर
पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, एंड पोटेंशियल इज v, सोर्स का पोटेंशियल v है, और डिस्टेंस जो है दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, इक्वेशन आप पढ़ते हो, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr लिखो, dv बाई dx, जो आपकी मर्जी हो। तो नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, बट फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। तो यहाँ पोटेंशियल v है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल v है, और डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये मेरे पास इक्वेशन A आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन B आ गई, और ये सारी इक्वेशन जो है हम पढ़ चुके हैं। ये दो मैंने खुद पढ़ाई है। तीसरी इक्वेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस हियर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मैं लिखूंगा सबस्टिट्यूट A, B and C in equation first. So this is equation first. In equation first, तो क्या लिख सकते हैं हम, आप देख लीजिए, J जो है वो I by A के बराबर है, तो मैं J के बदले लिखूं I by A इज इक्वल। अब आप देखिए, सिग्मा के बदले में लिख सकता हूं 1 by रो, बिल्कुल 1 by रो लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में लिख सकता हूं पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स हियर, V में उधर ही रखता हूं, और ये रो L ऊपर आएगा, तो ये बनेगा I, देन इट इज I तो था ही, रो L और डिवाइडेड बाय A। तो ये इक्वेशन आपके पास डेवलप हुई। बट आप जानते हो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये एक तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर, और हमारे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर चेंज करने से रिलैक्सेशन टाइम से बहुत सारी चीजें, फिर कंडक्टिविटी से रेजिस्टिविटी, और आगे मैं दिखाऊंगा रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर वी हैव रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल भी कांस्टेंट है एक्सपेरिमेंट में, टेम्परेचर भी आपने फिक्स किया, लेंथ इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज आल्सो फिक्स्ड। तो इस पूरे के बदले जो है ये सारा एक कांस्टेंट है। मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू I, और इस कांस्टेंट के बदले रो L बाय A इज R, एंड V इज इक्वल टू IR इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ, वेयर R आपने यहां देखा रो L बाय A के बराबर है, जहां मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी is the property of the material that is constant, length is constant, area of cross section is constant, और temperature भी constant रखना पड़ेगा, otherwise resistivity change होगी। कैसे, वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। टेम्परेचर बढ़ाने से relaxation time हिट होता है, relaxation time से conductivity से फिर resistivity, तो फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते। फिलहाल के लिए टेम्परेचर constant होने पे हम लिख सकते हैं that rho L by A, ये पूरा एक constant है, और हमने पुट किया इसको R के बराबर, and therefore you have that equation जो आप क्लास 10th में ऐसे याद रखते हो, that Ohm's law speaks that V is equal to IR। तो Ohm's law कहता है potential is equal to current multiplied by resistance of the conductor. So this is the derivation which is asked for 3 marks in your board exams, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन देखिए आराम से आ चुकी है, V is equal to IR, where V is potential, I is current, and resistance जो है of the conductor, और किसके बराबर है रेजिस्टेंस, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। तो V is equal to IR, आपके पास इक्वेशन डेवलप हो चुकी है। दिस इज नथिंग बट योर Ohm's law, एंड R यहाँ पे पता चला इट इज रो L by A, मगर मैं यहाँ लिखूं दिस इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर, और जिसको आप कांस्टेंट टेम्परेचर भी कह सकते हो, उस पे ये कहानी है। तो अब यहां पे ओम्स लॉ हमारे पास डेवलप हो चुका है। अब अगर आप यहां ऐसे लिखेंगे दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये भी तरीका है लिखने का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जब करंट है तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी है सर्किट में, या प्रॉपर तरीका ये भी लिखने का होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तभी सर्किट में करंट चलती है। तो फिलहाल मैं यही लेके चलता हूं दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या अगर आप मोर स्पेसिफिक होना चाहते हो तो हम लिखेंगे एज पर, अब मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, एज पर Ohm's law, as per Ohm's law at a particular temperature। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों आप जानते हो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्यों, पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों, अदरवाइज रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। एज पर Ohm's law at a particular temperature and for fixed dimensions of a conductor, तो वो आपको PDF में मिल जाएगा। What we have seen is that the current in a conductor is directly proportional to the potential difference। जब दो ends of conductor में potential difference होता है तभी करंट चलती है। तो current depends on potential difference। In order to remove the proportionality, we multiply there with a constant that is 1 by R। तो proportionality जब आप I directly proportional to V लिखते हो तो proportionality 1 by R आती है, और फिर multiplied by V, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे फिर से आपका वही इक्वेशन होगा, V is equal to IR, that is what is your Ohm's
Ohm's law. तो ये हो गया statement as per Ohm's law at a particular temperature for fixed dimensions of a conductor, that's length and area of cross section. We have seen that I is directly proportional to V. मतलब जब potential difference है तब circuit में current चलती है, और in order to remove the proportionality we multiply there with a constant, it's 1 by R, and then cross multiplying V is equal to IR is the required statement for Ohm's law. या आपने derive कैसे किया वो भी ठीक है, but जब more specific आप होना चाहते हो तो करंट तब आती है सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर करंट चल रही है तो इसका मतलब ही है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी तरीका है कहने का। तो ये हो गया आपका। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका हम अगर एक ग्राफ बनाए वी आई करू, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम वी आई करू कहते हैं फॉर व्हाट वी कॉल एज कंडक्टर्स। अगर हम वी आई करू बनाए तो वी आई करू जो ग्राफ है तो दिस इज वी, तो ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया करंट। तो अगर हम पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी इज वेरी मच क्लियर, प्रोपोर्शनलिटी इज वेरी मच क्लियर। आप देख लीजिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अभी हमने लिखा तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड देन इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप आप जानते हो इन फिजिक्स दैट इज tan ऑफ थीटा, एंड tan ऑफ थीटा होता है बराबर इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां आप ये खींच सकते हो इधर, एंड परपेंडिकुलर इज नाउ करंट एंड डिवाइडेड बाय बेस इज नाउ पोटेंशियल। एंड आप जानते हो अभी आपने देखा दैट अगर हम ओहम्स लॉ ऐसे लिखें दैट यू नो दैट V इज इक्वल आई आर, फाइनल इक्वेशन ओहम्स लॉ की, तो यहां पे अब आपका I बाई V हो गया, तो I इधर रखता हूं मैं, डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 1 बाय R हो गया, या आप वैसे लिखिए ऐसे लिखिए मर्जी आपकी। तो I बाई V इज 1 बाय R, इट मीन स्लोप आप अगर IV करू है तो स्लोप ऑफ IV करू इज नथिंग, इट गिव्स यू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप बिल्कुल क्लियर रखिए। अगर आप IV करू बना रहे हैं, अगर आप IV करू बना रहे हैं तो I बाई V परपेंडिकुलर बाय बेस आपको 1 बाय रेजिस्टेंस देता है, तो स्लोप ऑफ IV करू गिव्स यू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जबकि अगर आप VI करू बना रहे हैं, क्या मतलब सर V इधर और I इधर, फिर से वही कहानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका स्लोप अगर हम लिखें तो इसका स्लोप अगेन हो गया tan ऑफ थीटा, और tan ऑफ थीटा अब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, अब ये V बाय I हो गया। तो अब अगर आप इस इक्वेशन में तो V इज इक्वल टू IR जो इक्वेशन आपके पास है, तो अब आप V बाय I एक्चुअली हियर इट इज V बाय I, तो V बाय I आप देख लीजिए, तो मैं लिखूं इट इज a V by I here, and V by I here is nothing but resistance, so it will give resistance। तो दो ग्राफ्स आप याद रखेंगे ओहम्स लॉ में, एक तो IV करू का स्लोप आपको इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस देता है, और अगर आप VI करू का स्लोप आपको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर देता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफ आप पहले देखिए किस किस के बीच में प्लॉटेड है। अगर y एक्सिस पे I है और x एक्सिस पे V है तो ग्राफ का स्लोप आपको इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस देगा, और अगर y एक्सिस पे V हो और x एक्सिस पे जो है आपका I है तो उसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो IV करूँ आपको स्लोप उसका जो है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और VI करूँ का स्लोप जो है आपको जो है डायरेक्टली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ओहम्स लॉ का डेरिवेशन, उसके बाद डिपेंडेंसी, और उसके बाद जो है ग्राफ। और यहाँ पे ओहम्स लॉ में हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला, और वो इक्वेशन जो है दैट इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पता चला हमें इट इज रो एल बाई ए। तो रिमेंबर दैट कि रेजिस्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है कंडक्टर का जो अब डिपेंड करता है एक तो रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी खुद कांस्टेंट होता है मटेरियल का एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, वही आप याद रखेंगे, टेंपरेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज टेंपरेचर चेंज होने से रिलैक्सेशन टाइम से कंडक्टिविटी से रेजिस्टिविटी हिट हो जाएगा। तो एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, but so resistivity only depends on the material and the temperature, while as resistance depends on both resistivity as well as dimensions। आप देखिए resistance length पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं एक बुलेट लिखूं that resistivity only depends on material of conductor, बट ब्रैकेट में लिखूं एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, क्योंकि ये खुद फंक्शन है टेंपरेचर का। टेंपरेचर चेंज हो गया तो फिर मैंने पहले आपके साथ डिस्कशन छेड़ दिया क्या होगा। बट जब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स बोथ ऑन मटेरियल दैट इज रेजिस्टिविटी। तो जब मैंने मटेरियल लिखा तो वो खुद रेजिस्टिविटी हो गया, एज वेल एज बट साथ में डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर।
तो ये डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तो डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर आप देखेंगे ये इसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ये इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको डिफरेंस पता चला होगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मटेरियल बट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, टेंपरेचर चेंज होने से चेंज हो सकता है। एंड रेजिस्टेंस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये सिर्फ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, उसके डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्लियर कर दे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग याद रखोगे, इस फॉर्मूला में जो एल है लेंथ, इट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया जो है इट इज टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, so in the formula of resistance, ये चीज आप याद रखिए, in the formula of resistance R is equal to rho L by A, you remember that L should be taken in the direction of current, should be taken in the direction of current, in the direction of current, in the direction of current, and A should be taken perpendicular to the direction of current, perpendicular to the direction of current। कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता, perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of current, perpendicular to the direction of current। अब बच्चे बोलेंगे हमें ये पता था सर। आपको इसलिए पता था क्योंकि आप बाय इनोसेंस में फंस गए थे। आपके पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर में तो यही होता है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है बच्चे, आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और आपकी करंट ऐसे चलती है। तो अगर करंट ऐसे चलती है तो लेंथ तो यही है, लेंथ इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया तो यही है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड आउट ऑफ हियर, जिसमें हम एक क्यूब लेते हैं और उस क्यूब में हमसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब में ये एक आईआईटी का क्वेश्चन है, ये मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। तो उसमें कहा गया है कि अगर हम इस कंडक्टर में मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो आपने ली वही होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है। तो आप बोलिए अगर ये क्यूबाइड है तो इसका ये लेंथ जो है a है, ये जो ऊपर जो है ये हाइट 2a है, और जो ब्रेड्थ इसका है दैट इज 3a। तो आप हमें बोलिए रेजिस्टेंस, तो उस वक्त आप जो लेंथ लोगे ना, आप रेजिस्टेंस जो लोगे, रेजिस्टेंस हमेशा होता है बराबर रो L बाई A। तो L जो है दैट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप A लेंगे जो लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन यही है, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया इज टेकन परपेंडिकुलर, तो आपको इस फेस का एरिया लेना पड़ेगा, और एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2a into 3a। believe me answer is rho a by 6a। a कैंसल आउट होगा तो इट इज 6a स्क्वायर, तो आंसर होना चाहिए इट इज रो बाय 6a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस में जो वेरिएबल्स है रो L बाई A, लेंथ इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया इज टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाय इनोसेंस बच्चों को पता होता है क्योंकि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, बट व्हेन यू हैव अ कंडक्टर लाइक दिस शेप देन यू शुड नो दैट लेंथ इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ दैट फेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज पे आप याद रखोगे। तो अभी तक जो डिस्कशन हमने किया, जो आपके क्वेश्चंस थे जो हमें इसमें करने थे तो बोर्ड के लिए, तो ये तो पहले ही हो गया था। आज हमने ओहम्स लॉ भी देखा, अभी हमने वी कर्व भी देखा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी देखा, और अब हमें पढ़ना है इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर that is temperature dependence of resistance. So I am going to add a slide here, and this is asked for 3 marks in our board exams, what we call as temperature dependence of resistance. देखिए इसकी बुनियाद तो मैंने पहले ही बना दी, temperature dependence of resistance। अगर आप देखोगे temperature dependence of resistance, temperature dependence of resistance, तो हम इसका जो है कंसेप्ट पहले ही डेवलप कर चुके हैं। सर व्हाट इज दैट कंसेप्ट? द कंसेप्ट इज लाइक दिस, देख लीजिए, देखिए आपको मजा आएगा क्योंकि अब आप चीज़ों को जानते हो, वरना आप जब याद करते हो तो चीज़ें भूल जाते हो। तो हम सीधे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं सर, दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। सर हम ये जानते हैं, बिल्कुल हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, दिस इज द इक्वेशन फॉर कंडक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम एंड दैट इज मास। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैं ऐसे लिखूं, दैट इज व्हाट इज अवर टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप देख लीजिए वी हैव दिस इक्वेशन, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, आपको मैंने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम बच्चों बढ़ता है,
अब जब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो आप देखिए रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही बढ़ेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी के साथ है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे सर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। वेरी गुड, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। बट आप जानते हो रेजिस्टिविटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ कंडक्टिविटी। आपका कंडक्टिविटी बढ़ चुका है, आपका कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी क्या हुआ है, रिलैक्सेशन टेंपरेचर बढ़ने से, रिलैक्सेशन टाइम गलत लिख दिया हमने, सॉरी, मैंने ही गलत लिखा, आपको तो क्लियर है कि हमने गलत कर दिया है। देखो अब टेंपरेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, टेंपरेचर बढ़ाने से बच्चों रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। अब रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हुआ, बट दैट कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब अगर आपका कंडक्टिविटी जो है, अगर आपका कंडक्टिविटी घट चुका है तो आपका रेजिस्टिविटी बढ़ चुका है, बट उसके बाद R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो सर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ चुका है, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ चुका है तो रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, एंड दिस इज द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट इज बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर, दिस इज द कंक्लूजन। ऐसे ही इसको लिखना है, बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर, by increasing the temperature the resistance of a conductor increases directly, ठीक है, the resistance of a conductor, the resistance of a conductor also increases, so this is very important। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप जो बच्चा ये याद करके बैठेगा, उसने बुक खोली और याद किया बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, तो इसका कोई सेंस नहीं बढ़ता, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, और उसमें कोई जो है ना कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए लोगों को फिजिक्स गंदी लगती है। बट बिलीव मी, अगर आप ये चीजें साथ में जानते हो तो आपको फिजिक्स गंदी नहीं, आप इसको कभी भी डेवलप कर सकते हो। क्या? वी नो दैट कंडक्टिविटी इज दिस थिंग, बट इफ इंक्रीज इन टेंपरेचर टेक्स प्लेस द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। जो मेकअप करने का समय मैंने बोला था वो कम होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ रिश्ता डायरेक्ट वन है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो कंक्लूजन हमने ड्रा किया, बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। अब ये याद करने की क्या जरूरत है, ये तो बिल्कुल हमें स्टेप्स में पता चला कि टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेंपरेचर, the resistance at elevated temperature, resistance at elevated temperature, जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, and therefore the resistance at elevated temperature is given by the equation। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन जो है इसको डिराइव करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपके सिलेबस में इसकी डिराइवेशन बियॉन्ड द स्कोप है, आपको डिराइव नहीं करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेंपरेचर दैट इज RT, उस टेंपरेचर पे इज इक्वल टू R नॉट दैट इज बेस रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा, एंड देन इट इज T माइनस T नॉट, जिसके वेरिएबल्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एट हायर टेंपरेचर। तो टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसका मैंने सारा ऑरिजिन यहां आपको समझा दिया, और फिर वो बढ़ी हुई रेजिस्टेंस हम इस इक्वेशन से लिखते हैं फिजिक्स में, RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। अब सर आप इस इक्वेशन के वेरिएबल्स को क्लियर करिए। तो रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेंपरेचर इज बेस रेजिस्टेंस इंटू इट इज 1 प्लस, दिस इज द प्रॉब्लम विद द बोर्ड एक्चुअली, सो आई विल ऐड अ स्लाइड लाइक दिस। सो अब यहां पे देखिए, रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेंपरेचर RT इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, इट इज T माइनस T नॉट, और ये मैं यहां ब्रैकेट क्लोज करता हूं। अब सर हर एक वेरिएबल का मतलब समझाइए। तो RT क्या है सर? RT मींस रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेंपरेचर, जिस एलिवेटेड टेंपरेचर की आप बात कर रहे हो, रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेंपरेचर, एलिवेटेड टेंपरेचर पे जो रेजिस्टेंस है, मतलब T जो है, T इस इक्वेशन में जो यहां T लिखा, T इज दैट एलिवेटेड टेंपरेचर, दैट एलिवेटेड टेंपरेचर, वो बढ़ा हुआ टेंपरेचर जिसकी आप बात कर रहे हो, दैट एलिवेटेड टेंपरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। R नॉट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस एट बेस टेंपरेचर, रेजिस्टेंस एट बेस टेंपरेचर। सर अब बेस टेंपरेचर कितना है? तो याद रखिए आपके इक्वेशन में T नॉट बेस टेंपरेचर है, और ये हम 0 डिग्री के बराबर जो है पुट करते हैं। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की है, तो दैट इज कॉल्ड एज R नॉट इज द सिंबल रेजिस्टेंस एट बेस टेंपरेचर। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बेस टेंपरेचर, तो आप बोलेंगे बेस टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है वो R नॉट है। फिर आप जिस टेंपरेचर की बात कर रहे हो एलिवेटेड टेंपरेचर, उसकी रेजिस्टेंस RT है। सर अब सिर्फ बचा हुआ अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड एज temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance।
तो अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज प्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और अगर आप इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी डिराइव करना चाहते हो तो मैं लिखूंगा आर टी इज इक्वल टू, देख लीजिए आर नॉट इंटू 1 हो गया आर नॉट प्लस ये हो गया आर नॉट इंटू अल्फा हो गया आर नॉट अल्फा, एंड देन इट इज टी माइनस टी नॉट। अब आपको अल्फा चाहिए तो आर नॉट यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आर नॉट सब्ट्रैक्ट हुआ और डिवाइड बाय हो जाएगा क्या आर नॉट, और ये हुआ अपना टी माइनस टी नॉट, और आपको राइट हैंड साइड में अल्फा मिला जिस अल्फा को आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अल्फा किसके बराबर है तो आप बोलोगे सर इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो आप देख लीजिए इट इज हायर टेम्परेचर की रेजिस्टेंस माइनस बेस टेम्परेचर की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बेस रेजिस्टेंस, बेस टेम्परेचर की रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की डेफिनेशन है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, fractional change in resistance, fractional change in resistance per degree rise in temperature, per degree rise in temperature, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा का डेफिनेशन बनता है, और अब आप यहां पे देख लीजिए फ्रैक्शनल चेंज क्यों, क्योंकि ये हो गया हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय लोअर, और ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस को ओम और नीचे रेजिस्टेंस को ओम कैंसिल आउट होगा, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर आएगा। तो अल्फा का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फा का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ अल्फा। एंड दिस कंप्लीट्स आवर अनदर टॉपिक दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, और उसके बाद इसमें अल्फा भी पूछा गया था। अल्फा क्या है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज प्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बट इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। और अब आप इस अल्फा के बारे में एक चीज याद रखोगे दैट फॉर कंडक्टर्स, तो इक्वेशन आपका जो है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, देन इट इज टी माइनस टी नॉट। और उसके बाद आप याद रखोगे कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, फॉर कंडक्टर्स आपके ऑब्जेक्टिव क्लास 12th बोर्ड में आ सकता है, फॉर कंडक्टर्स याद रखिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और अगर अल्फा कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होने से हायर टेम्परेचर हमेशा बेस से ज्यादा होगा, ये भी पॉजिटिव, तो इसको ऐड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो फॉर कंडक्टर्स अल्फा पॉजिटिव होने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। फॉर सेमीकंडक्टर्स अगर आप देखोगे, सेमीकंडक्टर जो आपका लास्ट चैप्टर होता है क्लास 12th फिजिक्स का, फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है, और अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है तो 1 माइनस, तो मतलब ये कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा इफ टेम्परेचर, यहां अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि ये बढ़ने से ये प्लस हो रहा है। बट अगर आप यहां आप देखोगे अल्फा नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ज्यादा माइनस होने की वजह से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। जबकि फॉर एलॉयज, अगर आप एलॉयज की बात करोगे, जो नीट 2022 में क्वेश्चन आया था दैट अल्फा इज 0, अल्फा ऑलमोस्ट 0 होता है, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर एलॉयज इज एब्सेंट, दैट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, दैट अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो एलॉयज पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फा ही 0 है, तो आर टी हमेशा आर नॉट के बराबर होगा। दिस इज ओनली ट्रू फॉर एलॉयज। तो फॉर कंडक्टर्स अल्फा पॉजिटिव, ये ऐड होकर रेजिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा सब्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना, रेजिस्टेंस घट जाएगा। एलॉयज का अल्फा 0, इसलिए टेम्परेचर से उनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस कंप्लीट्स आवर सेकंड क्वेश्चन नाउ कंप्लीटली। सेकंड क्वेश्चन ये मनी, दे आर मनी क्वेश्चंस जो हमने एक लाइन में ड्रॉप कर दिए हैं। तो आपका करंट भी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओह्म्स लॉ, VI करो R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये पूरा इक्वेशन मैंने समझाया। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव कंप्लीटेड, देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव कंप्लीटेड, और उसके बाद जो है अब ये क्वेश्चन है दैट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। अगर हम एक वायर की जो है स्ट्रेचिंग करें और उसका लेंथ जो है डबल बने तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा। तो ये एक बिल्कुल हर साल जो है, हर साल आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर हमने एक वायर को स्ट्रेच किया तो दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम्स, कि हमारे पास एक वायर है, आराम से देख लो, मैं आपको
एक लॉजिकल तरीका दूंगा। अगर आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका रेजिस्टेंस R है, क्योंकि एवरी कंडक्टर इज हैविंग अ रेजिस्टेंस एंड दैट इज रो L by A, तो चूंकि इसकी लेंथ L है, एरिया A है, रो तो मटेरियल का रेजिस्टिविटी दैट इज कांस्टेंट, तो इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। बट हमसे पूछा जा रहा है कि हमने इसको स्ट्रेच किया और ऐसा स्ट्रेच किया कि इसकी लेंथ दुगनी होगी, तो जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये पतली हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। तो आप तो लेंथ लेते हो L डैश इज 2 टाइम्स L, बट आप एरिया भूल जाते हो, वो भी तो चेंज हुआ A डैश। अब सर इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो जब बच्चा यहां लेता है ना तो वो लेंथ यहां दुगना कर देता है, तो L डैश अब 2L, तो बोलता है रेजिस्टेंस दुगनी होगी, और पहला ऑप्शन होता है ट्वाइस, रेजिस्टेंस दुगनी हुई। बट बच्चे आप लेंथ चेंज कर रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज होगा। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया जो वो कम होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है, अब जब लेंथ की बात चले तो आप याद रखो, आज के बाद मैं डिपेंडेंसी क्लियर कर दूंगा। R होता है बराबर रो L by A, किसी भी कंडक्टर का जिसका कुछ लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टेंस ये होता है। अब वो बोलते हैं हमने लेंथ चेंज किया, तो आप इस इक्वेशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करो और लेंथ से डिवाइड। सर उससे क्या होगा? उससे एक चीज होगी कि आप इक्वेशन को देखो, R हो जाएगा बराबर रो, ऊपर जाएगा L स्क्वायर A इंटू L, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अब आप मुझे बोलो कि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, एरिया कम कर रहे हो, बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब रो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर सच क्वेश्चंस कि रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेच्ड वायर की आप बात करो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, क्योंकि अब इस इक्वेशन में आपका रो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ L पे आई, जबकि इस इक्वेशन में आप लेंथ चेंज कर रहे थे, एरिया का कोई ख्याल नहीं रखते थे, तो दैट इज व्हाई आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो स्ट्रेचिंग में याद रखिए, जिस चीज को चेंज किया, लेंथ को चेंज किया, लेंथ मल्टीप्लाई करो, लेंथ डिवाइड करो, तो प्रोपोर्शनलिटी क्लियर करो, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब अगर आपसे कोई पूछता है इफ लेंथ इज डबल्ड, अगर लेंथ हमने डबल की बाय स्ट्रेचिंग, तो मैं लिखूं इफ लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, इफ लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, अगर हम लेंथ डबल करें स्ट्रेचिंग से तो रेजिस्टेंस को क्या होगा? तो मैं बोलूंगा R डैश विल बी 4 टाइम्स R। सर R डैश 4 गुना बढ़ जाएगा। सर क्यों? क्योंकि आपने डबल किया, 2 का स्क्वायर होता है 4, और जब 4 टाइम्स जो है आपका नया रेजिस्टेंस होगा। इन द सेम फैशन अगर वो कल बोलेगा हमने एरिया को चेंज किया, तो इसका भी मैं प्रोविजन यहां बना के रखता हूं। फॉर्मूला रेजिस्टेंस हो गया रो L by A। अब वो अगर एरिया को चेंज करता है तो इस इक्वेशन को एरिया से मल्टीप्लाई करो और एरिया से डिवाइड करो, तो R हो गया बराबर रो A इंटू L हो गया वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हो गया A स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में फिर से आप देखो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट, तो इस केस में R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। तो अगर वो बोलता है एरिया डबल हुआ तो रेजिस्टेंस जो है 1/4 टाइम्स कम होगी। तो जिस वेरिएबल को वो चेंज करता है बाय स्ट्रेचिंग या बाय कंप्रेसिंग, तो वही वेरिएबल मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इन केस ऑफ लेंथ अगर आप चेंज करोगे तो डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, और अगर आप एरिया चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। एंड दिस इज हाउ आप दोनों टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। आपका हमने जो गेस में रखा था वो सिर्फ लेंथ के लिए रखा था, बट मैंने एरिया भी जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, बट ओनली इन केस ऑफ व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग है कंडक्टर, जो उसका मटेरियल है वो उतना ही है, बट उसी को आप स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हो। एंड दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। एंड थैंक यू फॉर दिस जो सेशन अभी चला, जिसमें हमने आप और एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड बोर्ड में आपके बोर्ड में पूछा जा सकता था। अब इसका और एक लेक्चर होगा जिसमें हम EMF एंड पोटेंशियल और उसके बाद किरचॉफ्स लॉ विद व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।